हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज के इकोनॉमी के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 2 के रूप में चर्चा करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां। पार्ट फर्स्ट में हम कंप्लीट कर चुके थे जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसकी प्रवृत्तियां क्या हैं और विशेषता क्या है। तो आप वो वीडियो लेक्चर जरूर देखें क्योंकि ये उससे बहुत हद तक कनेक्टेड है और जब आप प्रवृत्तियां पढ़ेंगे तब आपको चुनौतियां पढ़ने में आसानी यहाँ पर रहेगी। और मे भी पॉसिबल कि ये वीडियो लेक्चर हमारा पार्ट 3 के रूप में भी जाने वाला है क्योंकि जो चुनौतियां हैं उसमें थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ने को रहेगा। सो मे भी पॉसिबल पार्ट 3 इसका जरूर बनेगा। आशा करता हूँ आपको प्रवृत्तियां वाला जो पूरा वीडियो लेक्चर था वो अच्छे समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी वर्तमान चुनौतियां क्या है। एक बात का खास ध्यान रखना है, हमें वर्तमान पूछा है इसलिए आप करंट डेटा से खुद भी जरूर अपडेट होते रहें क्योंकि जैसे कि मैंने बैंक में आपको बताया था कि वर्तमान में 12 बैंक है, अब जैसे कि वो 5 होने जा रही हैं। तो इस हिसाब से वीडियो लेक्चर चाहे जब भी बने आप भी थोड़ा खुद को अपडेट करते रहें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। और अब हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू, फिर इन चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो चुनौतियां क्या क्या है? असमान आय वितरण, इसके अलावा राजकोषीय संतुलन, विनिवेश प्रक्रिया, बैंकों के बढ़ते एनपीए, काले धन की चुनौती, कृषि क्षेत्र की चुनौती, रोजगार की चुनौती और निजी निवेश को आकर्षित करने की चुनौती। ये इतनी सारी क्या है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां हैं। इसमें कुछ जो चुनौतियां हैं लाइक दैट असमान आय वितरण या कृषि और रोजगार, ये काफी हद तक जो आपकी प्रवृत्तियां थी उन्हीं से जुड़े हुए हैं क्योंकि प्रवृत्तियां जब हमने पढ़ी थी या विशेषता हम कह लें तो वो भी लगभग कहीं ना कहीं एक चुनौती के रूप में ही था। लेकिन अगर प्रमुख और करंट चुनौतियों की हम बात करें कि वर्तमान में करंट की जो चुनौतियां भारत के सामने बनी हुई वो क्या क्या है, तो यहाँ पर फिर उनको लेकर हमें चर्चा करनी रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, लेकिन पहले कुछ बेसिक हम बात कर लेते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अगर मैं ये मान के चलूं कि लगभग 2014 या 15 से भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक इकोनॉमी में जब भी देखा जाता है तो पिछले 5 वर्षों का एक ओवरव्यू होता है। अब पिछले 5 वर्षों में कुछ सरकार ने जो कार्यक्रम किए, अब वो अच्छे उद्देश्य से थे या किसी भी उद्देश्य से रहे हो, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा। जैसे कि विमुद्रीकरण या जिसे हम नोटबंदी कह सकते हैं, आप सभी को पता होगा एक नोटबंदी हुई। इसके अलावा मौद्रिक नीति का नया ढांचा, तो मौद्रिक नीति में आपको पढ़ा चुका हूँ, काफी चेंजेस आए हैं, ये मैं आपको आगे डिटेल में समझाने वाला हूँ एक एक पॉइंट। उसके बाद में मुद्रास्फीति नियोजन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो प्लान बनाया सरकार ने। इसके अलावा वित्तीय संघवाद और जीएसटी, ये 5 पॉइंट ऐसे रहे हैं पिछले कुछ विगत वर्षों में जिससे जो भारत की इकोनॉमी है उस पर काफी हद तक प्रभाव पड़ा है। और इन सब का असर, ये जितने भी पॉइंट रहे हैं इन सब का असर कहाँ पर रहा? औद्योगिक उत्पादन, निवेश, उपभोग और कारोबारी माहौल पर पड़ा है। यानी कि ये चीजें मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन एक बेसिक बात करें और भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी अर्थव्यवस्था किसी ना किसी कंडीशन में कुछ तो जो चुनौतियां उनका सामना जरूर करती है। चाहे 91 में हमने विदेशी मुद्रा भंडार का किया हो या चाहे 2007-8 के दशक में हमने मंदी का सामना किया हो, हर एक टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ सामना जरूर करती हैं। और अभी भी लगभग हम मंदी का ही सामना कर रहे हैं इस कोरोना काल में। अब यहाँ पर एक एक करके इन पॉइंट को हम देख लेते हैं कि इन पॉइंट से वाकई में क्या ये औद्योगिक उत्पादन, निवेश, उपभोग पर प्रभाव पड़ा है या नहीं, ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को वो दिन जरूर याद होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट इनलीगल टेंडर में घोषित किए जाते हैं। शायद 2016 और 8-9 सितंबर की नवंबर की बात थी जहां तक मुझे याद है। खैर तारीख मायने नहीं रखती है, बात यह है कि डिमोनेटाइजेशन जो हुआ यानी कि विमुद्रीकरण जिसे कह लें या हमारी आम भाषा में नोटबंदी जो हुई, इस नोटबंदी से क्या इफेक्ट हुआ आप सभी भी इससे जरूर प्रभावित हुए होंगे। लेकिन इससे जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ा वो इफेक्ट हुआ यहाँ पर लोगों की जेबों में पैसों की कमी। ये बात आप अब जान चुके होंगे और मुझे लगता है कि जहां तक मैंने पिछले इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर पढ़ाया, आपको इतना पता है कि लोगों की जेब में अगर पैसा है, ओके,
अगर पैसा है तो इसे क्या करेंगे, खर्च करेंगे, और जब भी खर्च करते हैं तो मार्केट में मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ती तो क्या बढ़ते हैं, रोजगार बढ़ते हैं। जब अचानक से जितनी की जितनी राशि है उसे जीरो लीगल टेंडर घोषित किया जाए, 500 और 1000, क्योंकि मार्केट में ज्यादा नोट तो भले इसके कम है लेकिन वैल्यू इनकी ज्यादा होती है। अब ये जब घोषित किए हैं सरकार ने ऐसा, तो फिर इससे क्या होता है कि मार्केट में पैसे की अचानक से क्या आ गई, कमी आ गई। जब ये कमी आई तो इससे सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव पड़ा उससे क्या हुआ, लोगों की क्रय शक्ति क्षमता में कमी आई। स्वाभाविक सी बात है, क्रय शक्ति यानी कि अगर आपके घर पे पैसा है नहीं है तो 500,000 के नोट तो चल नहीं रहे हैं। अब इससे क्या हुआ, क्रय शक्ति क्षमता में कमी आई। क्रय शक्ति क्षमता में जब कमी आई तो मांग में कमी आई, और मांग में जब कमी आए तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव रहे वो रहे एमएसएमई, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। कहा जाता है कि विमुद्रीकरण जिस उद्देश्य से किया गया उस उद्देश्य में वो सफल तो नहीं रहा, काफी हद तक तो नहीं रहा, लेकिन कुछ दूसरा इसका मोटिव निकल कर आ गया था। लेकिन जो छोटे उद्योग थे, जो खासकर अपनी छोटी दुकानें चलाते थे या जिनकी दैनिक मजदूरी थी, ऐसे लोगों के लिए समस्या क्या रही यहाँ पर कि अचानक से जब नोटबंदी हुई 500,000 की, तो उनके पास जो रुपये पड़े, हालांकि वो बैंक में बदले भी गए, लेकिन बैंक में बदलाने में कितनी मशक्कत होती थी इस बात को आप भली भांति जानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे रहा, जो छोटे उद्योग रहे उन पर रहा, क्योंकि उनकी दैनिक मजदूरी, दैनिक आय सबका सब किस पे निर्भर करता था, इन्हीं नोट पर निर्भर करता था, खासकर इन बड़े नोटों पर। जब यहाँ पर नोटबंदी की घोषणा हुई तो उससे इफेक्ट क्या रहा कि मांग में कमी हुई, क्रय शक्ति क्षमता, फिर मांग में कमी, और इन उद्योगों के साथ में काफी बुरा हुआ एमएसएमई के साथ में। आशा करता हूँ ये आपको यहाँ पर सही से दिख रहा होगा, मैं जिस एमएसएमई की बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्लियर होगा। ओके, अब आगे थोड़ा और इसके बारे में हम बात करें यहाँ पर। देखिए, जब एक मैं ग्राफ के माध्यम से आपको समझ जाता हूँ, शायद हाँ ये सितंबर 2016 की बात है, नवंबर की बात नहीं है, हाँ ये लगभग नवंबर की बात है। इससे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नोटबंदी से पहला की, हालांकि इंडियन इकोनॉमी नीचे ही जा रही थी, ये हमारी जीडीपी वृद्धि दर है, और ये मार्च 16, जून 16, सितंबर 16 और दिसंबर 16, यानी कि नवंबर में जो डीमोनिटाइजेशन हुआ था, यानी कि नोटबंदी हुई, विमुद्रीकरण हुआ, उसके बाद तेजी से फिर हमारी इकोनॉमी नीचे आई, और जून 17 में काफी ज्यादा तरीके से नीचे आई थी। अब इसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई। कारण क्या था, वही वाली, जब मांग में कमी आती है तो फिर क्या होता है, रोजगार में कमी आती, रोजगार में कमी आती तो फिर क्या होता है भाई, पैसा नहीं जनरेट होता। जब पैसा ही जनरेट नहीं होगा तो फिर देश की जो जीडीपी है वो कैसे ग्रो करेगी। तो नोटबंदी से काफी हद तक जो प्रभाव रहा वह रहा छोटे उद्योग पर, क्योंकि नोटबंदी से मुकेश अंबानी या टाटा बिरला को फर्क नहीं पड़ता, फर्क उस मध्यम वर्ग के परिवार को पड़ता है जो दिन में अपनी रेहड़ी, कहीं ठेला लगाता हो, छोटी किराने की दुकान हो, क्योंकि फिर लोग अचानक से उस वक्त नोट को संभाल के रखना शुरू करते हैं जैसे कि वर्तमान में रख रहे हैं, क्योंकि जब लोगों के पास भविष्य में गुंजाइश नहीं दिखती तो वो अपना खर्च नहीं करना चाहेंगे। हाँ, इसके अलावा अगर आपको नोटबंदी से क्या इफेक्ट रहा तो आप पीएस अड्डा की प्लेलिस्ट में जाइएगा, सोशल इशू के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने ही एक वीडियो बना रखा है, ये शायद 8 मंथ एगो का है, लेकिन इसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि नोटबंदी किस उद्देश्य से की गई थी और जो सरकार रही वो कितना हद तक इसमें सफल रही। हालांकि सफल नहीं रही थी, तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद में आप ये वीडियो जरूर देखें, ताकि नोटबंदी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि नोटबंदी से जो इफेक्ट रहा वो क्या रहा, खासकर क्रय शक्ति क्षमता में कमी रही, इससे भी इंडियन इकोनॉमी क्या हुई, प्रभावित हुई। तो ये भी एक चुनौती के रूप में क्या हुआ, उभर कर आया। ओके, अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, और ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी में आपको पता होगा ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, यानी कि जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ, विमुद्रीकरण हुआ, उसके जस्ट लगभग एक साल भी नहीं हुआ होगा, और फिर जीएसटी लागू हो गया। अब जीएसटी का थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। जीएसटी में आपको पता है कि 5 स्लैबें होती हैं ना, हालांकि आपके सिलेबस में है ये पूरा, अप्रत्यक्ष कर की जब बात आएगी तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इतना एक बेसिक पता होगा आपको कि 4 प्रकार से इसमें टैक्स का प्रकार लगता है, 5, 12, 18 और 28%। लेकिन सबसे ज्यादा एक जो समस्या रही, जिस प्रकार से यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा ना कि एक कार्टून चश्मे के साथ इसको देख रहा है, ग्लास के साथ में जीएसटी है क्या, ऐसी समस्या रही जो छोटे कारोबारी थे उनके साथ में।
होता क्या है कि जो छोटे कारोबारी और रेहड़ी लगाने वाले लोग थे, उन्हें ये जीएसटी बिल्कुल समझ में नहीं आया और लगभग साल भर तक तो समस्या रही कि कभी कोई चीज 5% में है तो निकल कर 12% शामिल हो जाती, कभी कोई 18% में है तो कुछ दिनों बाद बैठक होती वो 5% शामिल हो जाती। इसमें क्या रहा कि जो छोटे कारोबारी या रेहड़ी लगाने वाले लोग थे, जैसे कि जिनकी ऐसी छोटी मोटी दुकान है, उन्हें ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट इतना जल्दी समझ में नहीं आया और शायद बहुत सारों को अभी समझ में नहीं आया। ऐसी स्थिति में बहुत सारों को क्या करना पड़ा, फिर जो एक तरीके से जिसे हम सीए कहते हैं, या उन्हें अकाउंट मैनेजर नियुक्त करना पड़ा, क्योंकि जीएसटी में जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, जितने फॉर्म भरने थे बहुत सारा, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जीएसटी, और शायद आपको अभी भी ये अच्छे से क्लियर नहीं होगा, जब हम पढ़े लिखे जैसे लोग जहां पर जीएसटी को इतनी बार पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो खासकर एक बिजनेस करने वाला या जिसकी हम कह सकते हैं कि साक्षरता इतनी अच्छी नहीं होगी, उसके लिए जीएसटी काफी ज्यादा एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड रहा। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि जो कारोबार था वो भी बहुत सारी जगह इसमें समस्या हुई, और जीएसटी से भी जो समस्या रही वह रही किनको, लघु जो कारोबारी थे। और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी देश की इकोनॉमी प्रभावित होती है तो इसमें जो मीडिएटर होता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट को इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना मीडिएटर को पड़ता है। हाईएस्ट का दैनिक जीवन जैसा है वैसा चल जाएगा, और लोवेस्ट का ऐसा कोई मांग होती नहीं है उसके दैनिक जीवन में। बाकी जो भी होता है वो मध्यम वर्गीय या लघु उद्योग या हर चीज में मीडियम के साथ में होता है। तो जब जीएसटी आया तो जीएसटी के साथ में ये समस्या रही। हालांकि जीएसटी से क्या समस्या रही मैं इसके लिए सेपरेट लेक्चर यानी कि आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना रहा कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा रहा, तो इसने काफी ज्यादा समस्याएं क्रिएट कर दी थी जीएसटी ने। अब इसके बाद में एक और टर्म्स, वहां जब मैंने आपको शुरू में ग्राफ बताया था कि पिछले कुछ वर्षों में हुआ, उसमें एक टर्म्स थी वित्तीय संघवाद। वित्तीय संघवाद जो है वो कनेक्ट करता है आपके जो सेंट्रल और स्टेट, यानी कि संघवाद आपको पता होगा, संविधान आप पढ़ेंगे तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि संघ में पूरा का पूरा केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है वो आ जाते हैं। वित्तीय संघवाद यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो पैसे का बंटवारा है वो किस प्रकार से हो, अगर वो अच्छा होता है तो भी क्या होता है, इकोनॉमी ग्रो करती है। लेकिन अभी भी क्या हुआ कि जैसे जीएसटी लागू हो गया था, जीएसटी लागू होने के बाद एक समस्या है कि लगभग फाइनेंशियल ईयर 2020 से 19 का जो रहा, लगभग ये कब पूरा हो जाता है आपको पता होगा, 31 मार्च को। लेकिन राज्यों को जो पैसा गया वो लगभग जुलाई महीने में गया, यानी कि इसमें 3 प्रकार के जीएसटी के टाइप्स होते हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। तो इसमें क्या होता है कि जो केंद्र होता है, सेंट्रल होता है, उस पर ज्यादा पैसा आता है जीएसटी का, और ज्यादा पैसा है जीएसटी का किसको भेजता है, राज्यों को भेजता है। लेकिन राज्यों के पास काफी समय से जीएसटी का पैसा सही तरीके से नहीं मिल रहा है, और राज्यों के पास अगर पैसा नहीं आएगा व्यवस्थित तरीके से, फिर वो ग्रो कैसे करेंगे। तो ये जीएसटी लागू होना भी यहाँ पर समस्या रही। इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी कोई खराब चीज है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बात रही चुनौतियों की, तो चुनौतियों में जीएसटी, विमुद्रीकरण, ये जो कुछ घटनाएं रही हैं इनसे समस्या उत्पन्न हुई है। हालांकि जीएसटी कॉन्सेप्ट अच्छा है इंडिया का, और इंडिया के लिए भविष्य में काम करेगा, लेकिन इससे भी क्या हुई, चुनौतियां उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर जीएसटी से जो समस्या रही वो भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में दो कॉन्सेप्ट और बचे थे हमारे विगत कुछ वर्षों ने जिसने भारतीय इकोनॉमी को प्रभावित किया है। उसमें मौद्रिक नीति का नया ढांचा और मुद्रास्फीति नियोजन, दोनों एक दूसरे से बढ़िया तरीके से कनेक्ट है। मैं आपको इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बताता हूँ। ये 2018 में हम हाईएस्ट रहे थे 8.2, उसके बाद से हमारी जो ग्रोथ रेट है वो काफी तरीके से नीचे जा रही है। ओके, और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि अब तो 3.1 के आसपास है। हालांकि ये ईयरली नहीं है, इसमें आप ये मत सोचिएगा कि इतनी कम कैसे, ये मंथली होती है। तो मंथली के हिसाब से या एक 3 महीने का क्वार्टर होता है, 6 महीने का होता है, उसमें तो काफी कम निकलती है। लेकिन फिर भी ये जो कम हुई, इसमें आपको पता है एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये दोनों आप समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या, मांग और पूर्ति वाला। मैं आशा करता हूं आपको मांग और पूर्ति वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होगा। अब यही है कि जब हमारी क्या करें, इकोनॉमी नीचे जा रही है। ओके, जब इकोनॉमी नीचे जा रही है मतलब मार्केट में क्या है, पैसा नहीं आ रहा है। मार्केट में पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो कारण क्या है, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, वही वाली बात है, मार्केट में मांग नहीं है। और मांग बढ़ाने के लिए क्या देना पड़ेगा हमें, यहाँ लिख देता हूं मैं, मांग बढ़ाने के लिए देना पड़ेगा लोन। ऐसी कंडीशन में आपको पता होगा कि सरकार ने जो रेपो रेट है, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया कि तेजी से इसको नीचे किया है। जो रेपो रेट 2018 में लगभग 6 के आसपास था, वह रेपो रेट अभी 4 पे चल रहा है। ऐसी कंडीशन में
नीचे तेजी से क्या किया, रेपो रेट कम किया। रेपो रेट कम किया तो आपको पता है लोन क्या होंगे, ज्यादा बटेंगे, और जब लोन ज्यादा बटेंगे तो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, मांग ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होगी तो फिर महंगाई भी बढ़ेगी। देखिए एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूं कि महंगाई का जो फीसद होना चाहिए, हालांकि मुद्रास्फीति में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन महंगाई किसी भी देश के लिए 2 और 6 के बीच में होना चाहिए। 2% और 6%। अभी फीसद का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको अलग समझाऊंगा, लेकिन इतना समझिए कि किसी भी देश में महंगाई ना तो 6% से ज्यादा होनी चाहिए, ना 2% से कम होनी चाहिए। वर्तमान सरकार ने उस दौरान मुद्रास्फीति जो थी, महंगाई काफी ज्यादा नीचे चली गई थी, यानी कि महंगाई नहीं बची, माइनस में हो गई। तो वही वाली बात है, महंगाई नीचे जाएगी तो अपने आप क्या होगा, मांग कम होगी। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखने आ रहे हैं, पीछे के स्किप करके पूरा आरबीआई में जो मैंने रेपो, रिवर्स रेपो, डिमांड सप्लाई का सिद्धांत पढ़ाया है वो स्किप करके अगर आप इस वीडियो पर हैं, तो मैं पूरी आशा करता हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप रेपो, रिवर्स रेपो, लोन से क्या फर्क पड़ता है, ये इनके बारे में जानेंगे तो ये आपको मौद्रिक नीति का नया ढांचा और इससे फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए, उससे भी फिर क्या हुआ, इकोनॉमी नीचे गई। नीचे जाने के बाद ये कॉन्सेप्ट फिर सरकार लेकर आ रही, हालांकि अभी महंगाई वापस से बढ़ने वाली क्योंकि लोन अब ज्यादा बढ़े। तो ये जो हमारे कुछ फैक्टर थे स्टार्टिंग में जिससे भारतीय इकोनॉमी प्रभावित हुई है, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये तो रही वर्तमान में, लेकिन कुछ फिक्स हमारी चुनौतियां होती हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो हमेशा बनी रहती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है राजकोषीय संतुलन को बनाने की चुनौती। राजकोषीय संतुलन क्या होता है, राजकोष आपको पता होगा, राजकोष मतलब क्या होता है, जहां पर पूरे राज्य का कोष हो, या सीधा सा हम कहें भारत को एक साल भर में जो आय आती है उसे जहां स्टोर किया जाता है वो क्या कहलाता है, राजकोष। अब संतुलन मतलब ये कि जितना आय है ना, मतलब जितनी इनकम हो आपको उतना ही खर्च हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसमें से थोड़ा भी ठीक है, अगर इनकम ज्यादा और खर्च कम हो तो कोई दिक्कत नहीं, इनकम बराबर खर्च बराबर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इनकम आपकी तो है कम लेकिन खर्च हो रहा ज्यादा, तो ये करता है आपको दिक्कत। भारत के साथ में यही समस्या है, और भारत जिस चीज से बुरी तरह से जूझ रहा है वो है राजकोषीय घाटा, है ना। यानी कि राजकोषीय घाटा मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारी आय तो कम है लेकिन खर्च ज्यादा है। एक बार राजकोषीय घाटा मैं आपको समझा देता हूं कि राजकोषीय घाटा होगा क्यों, क्योंकि आगे आपको थोड़ी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। राजस्व घाटा या राजकोषीय घाटे से मतलब है जब सरकार के कुल खर्च उसके अनुमानित आय से ज्यादा होते हैं और सरकार के राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। तो कुल मिला के भारत जो क्या है वो राजस्व घाटे से जूझ रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके महीने की इनकम 100 रुपए है, लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है तो आपके 100 रुपए तो खर्च हो जाते हैं, 10 रुपए और आपको क्या करने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं। ये 10 रुपए का जो डिफरेंस है ये क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा। ये स्वाभाविक सी बात है, आपने क्या किया कि जो 100 रुपए है उससे ज्यादा खर्च कर लिया, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या निकलेगा कि प्रतिशत निकलेगा, ये 10% का हम क्या कह सकते हैं, राजकोषीय घाटा कहलाता है। अब भारत में जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटे को इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, ये जितना यहाँ पर डाउन होगा, मतलब एक टाइम तक ये काफी ज्यादा प्रतिशत था, ये जो प्रतिशत है जीडीपी का, यानी कि पहले हमारा राजकोषीय घाटा, एक आय तो आ रही है, आय के बाद व्यय भी हो रहा है, लेकिन जीडीपी जितनी है उसका 5% हम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे थे हमारे बजट में। आपको हर साल पता होना चाहिए कि हर साल राजकोषीय घाटा होता है। हालांकि सरकार ने प्रयास अच्छे किए हैं कुछ समय से, और राजकोषीय घाटा मतलब हमेशा नीचे आया है 3.4 पर, और वर्तमान सरकार का लक्ष्य से 3% पर लाना है। हालांकि ये राजकोषीय घाटा जितना कम होगा, स्वाभाविक सी बात है ना कि अगर आपकी आय 100 रुपए है और आप क्या चाहोगे कि मेरा खर्च लगभग 102 या 103 भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, इतना तो मैं मैनेज कर लूंगा, किसी का उधार लिया तो दे दूंगा। लेकिन अगर आपका खर्च 100 है, आय 100 है, ओके, आय 100 है और आपका खर्च 100-150 पे जा रहा है, तो फिर बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे ही इंडिया के साथ में होता है कि ये जो राजकोषीय घाटा है, हालांकि ये तो कम हुआ है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ये 0 हो तो बेहतर होगा। हालांकि 3% पे लाने का सरकार का यहाँ पर मोटो है। तो एक भारत के साथ में सबसे बड़ी समस्या क्या है, राजकोषीय घाटा। एक चीज और फिर से मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे हर चीज में आगे जाते हैं, राजकोषीय नीति आपके सिलेबस में आगे कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर हम आपको और डिटेल में बताएंगे।
लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझिए कि भारत राजकोषीय घाटे से जूझता है, यानी कि जितनी आय होती है उससे ज्यादा हम क्या कर देते हैं, व्यय कर देते हैं, और ये संतुलन हम बना नहीं पा रहे। हर साल लगभग जो व्यय है वो होता ही होता है एक्स्ट्रा आय से ज्यादा। तो आशा करता हूं ये राजकोषीय संतुलन बनाने की चुनौती आपको समझ में आई होगी, ऐसा कैसे। अब यहाँ पर जैसे कि मैं आपको कुछ पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूँ और समझा देता हूँ कि एक्चुअल मैथ्स के हिसाब से क्या रहेगा। भारत में आर्थिक स्तर पर वित्तीय अनुशासन की कमी है, जबकि आर्थिक शक्ति बनने के लिए देश में आर्थिक अनुशासन का वातावरण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस वित्तीय अनुशासनहीनता का ही परिणाम है, दुष्परिणाम है कि राजकोषीय घाटा बढ़ता राजकोषीय घाटा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि इससे ब्याज दरों के साथ साथ मुद्रास्फीति दर यानी कि महंगाई भी बढ़ती है। इसलिए भारतीय परिस्थितियों के मद्देनजर अर्थशास्त्री राजकोषीय घाटे को कम से कम रखने पर जोर देते हैं। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये कि राजकोषीय घाटा 0 हो या कम से कम हो तो बढ़िया होता है, लेकिन भारत में जो राजकोषीय घाटा है वो घटता है, बढ़ता है, और मे भी पॉसिबल वर्तमान में जो महामारी चल रही है इससे यकीन मान के चलिए कि नेक्स्ट जो भी बजट आएगा उसमें राजकोषीय घाटा काफी बढ़ने वाला है, क्योंकि इस साल सरकार को राजकोष इतना बेहतर प्राप्त नहीं हुआ है, और सो ये समय के हिसाब से बदलता रहता है। तो पहला जो चुनौती है वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास में है विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाने की चुनौती। देखिए विनिवेश में आपको समझा चुका था, डी इन्वेस्टमेंट इसे कहते हैं, और जब हमने एलपीजी पढ़ा था तो एलपीजी में प्राइवेटाइजेशन में मैं आपको समझा चुका था कि विनिवेश क्या है। फिर भी इन शॉर्ट समझाता हूँ कि जो सरकार होती है, ओके, उसकी जो भी कंपनियां होती हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारी है, ओएनजीसी हैं या एनटीपीसी है, जो भी कंपनियां हैं, सरकार अपनी कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी अगर बेच देती है, ओके, कुछ हिस्सेदारी बेच देती तो हम क्या कहते हैं, विनिवेश। यानी कि कुल मिला के आपको वो कॉन्सेप्ट पता होगा 51 वाला, 51% तक सरकार पे रहे तो सरकारी कंपनी है, बाकी बचा हुआ जैसे मान लेते हैं, ओके, इस चीज को समझिए कि कोई कंपनी 100% सरकारी, उसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर के शेयर नहीं है, लेकिन सरकार का मूड हुआ कि 30% शेयर हम प्राइवेट लोगों को बेच देंगे, 70% शेयर हम रखेंगे, यानी कि कल से जो भी लाभ होगा उसमें 30% प्राइवेट लोगों का लाभ और 70% सरकार का लाभ, लेकिन 30% प्राइवेट सेक्टर को पैसा भी लगाना होगा, अगर घाटा हुआ तो घाटा भी खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर विनिवेश यानी कि कंपनी की कुछ हिस्सेदारी बेच देना, उसे हम क्या कहते हैं, विनिवेश। भारत में जो विनिवेश है वो भी हुआ है, लेकिन विनिवेश के साथ में जो एक समस्या होती है वो ये कि इसमें स्पीड नहीं है। इसको थोड़ा और बेहतर समझ लेते हैं हम यहाँ पर कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों में अल्पांश यानी कि कुछ बिक्री अंश के लिए, इसे शेयर भी हम कह सकते हैं, अल्पांश बिक्री के माध्यम से विनिवेश करते समय सरकार अधिकांश अर्थात कम से कम 51% शेयरधारिता और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 51% वाला कॉन्सेप्ट तो काम करता ही करता है और सरकार विनिवेश करती है। जैसे कि यही यहाँ पर चुनौती तो ये है कि प्रक्रिया में कमी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ विनिवेश कैसे हो रहा है। जैसे कि ये कंपनियां हैं, अब यहाँ पर ये कंपनियां बहुत बुरे तरीके से घाटे में चल रही है, लाइक दैट एयर इंडिया हो गया, बीएसएनएल और एमटीएनएल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंपनियां घाटे में चल रही है, तो सरकार इनका क्या करना चाहेगी, बेचना चाहेगी। एक बात याद रखिएगा कि अगर सरकार यहाँ पर 100% बेच दे तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ हिस्सा चाहे शेयर 20% भी रख ले, लेकिन फिर भी उसे विनिवेश कहेंगे, क्योंकि सरकार के अभी भी बचे हुए 100% बेच देंगे तो उसे विनिवेश नहीं कहेंगे। ओके, चीज समझ रहे आप, 100% अगर बेच दिया तो वो तो प्राइवेटाइजेशन हो गया पूरा, लेकिन अगर कुछ भी शेयर सरकार के बच रहे हैं उसमें तो उसका हिस्सा बेचा तो वो क्या कहलाएगा, विनिवेश कहलाएगा। तो जैसे भारत में इन तीनों कंपनियों का चल रहा है कि इनका क्या होने वाला है, विनिवेश होने वाला है, यानी कि इनकी कुछ हिस्सेदारी अब बेच दी जाएगी। हालांकि एयर इंडिया का तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसका 100 का 100% बेचेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फिर प्राइवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर विनिवेश का मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ कि ये जैसे कि फाइनेंशियल 2019-20 है, इस 2019-20 में जो भारत सरकार है, ओके, ऑफिशियल साइट से लिया है मैंने, भारत सरकार जो है उसका जो विनिवेश किया है उसने कहाँ कहाँ किया है वो देख लीजिए आप। जैसे कि एक कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड, ओके, इस कंपनी के 12.12% शेयर सरकार ने क्या कर दिए, बेच दिए हैं। आईपीओ तो एक तकनीक होती है विनिवेश करने की,
और 475.89 करोड़ रुपए सरकार को मिले हैं। लेकिन सरकार की अभी भी हिस्सेदारी इसमें कितनी है? 87.88%। ओके, जैसे कि ये है एक और इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म है ना, IRCTC जिसे कहते हैं, इसमें भी 12% शेयर बेच दिए, लेकिन अभी भी सरकार के पास काफी शेयर है, इससे सरकार को इतनी अर्निंग हुई है। ये यहाँ पर तो डेटा उपलब्ध नहीं है। और भी जैसे बहुत सारी कंपनियां इसका 10% बेचा है। इसके अलावा सरकार के पास कितना है, कितनी राशि सरकार को प्राप्त हुई है, ये सारा है। जैसे इसका 100% कर दिया यहाँ पर निफ्को का। ओके, तो हालांकि ये तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि विनिवेश है, तो यहाँ पर सरकार की 0% हिस्सेदारी बची है। यहाँ पर 66% बेचा, लेकिन यानी कि पहले से कुछ हिस्सेदारी प्राइवेट में थी, बची कुछ भी बेच दी। तो सरकार को कुल मिला के 2019-20 में 48,417 करोड़ रुपए मिले हैं डी इन्वेस्टमेंट से, यानी कि विनिवेश से इतने पैसे मिले हैं। लेकिन ये जितना भी विनिवेश हुआ है, ये विनिवेश काफी समय से हो रहा था, तब जाकर यहाँ पर क्या हुआ है कि इतना पैसा सरकार को मिला है। अब एक चीज यहाँ पर, विनिवेश क्यों, एक दिमाग में आइडिया भी आ सकता है कि विनिवेश सरकार क्यों करती है। तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, वो ये कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र की संपत्ति है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संपत्ति आम जनमानस के हाथों में ही होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों उद्यमों में जन स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार क्या करती है? विनिवेश का रास्ता चुनती है, जिससे उसके पास अतिरिक्त धन की उपलब्धता हो, जिसे सामाजिक योजना विकास कार्यों पर खर्च किया जा सके। ये सबसे मेजर पॉइंट है विनिवेश करने का। यहाँ पर सरकार को क्या मिलता है? धन मिलता है। जैसे कि 19-20 में कितना मिला? 48,000 करोड़ रुपए मिला। तो सरकार को एक तरीके से बैठे बैठे मुफ्त का पैसा मिला है। वास्तविकता अगर हम देखें, उन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनी के शेयर बेच दिए। हालांकि अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि हिस्सेदारी शेयर कैसे बेचते हैं, तो मैं शेयर मार्केट पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको बताऊंगा। लेकिन बस इतना है कि अगर वहां से कंपनी को पूरे के पूरे 100 रुपया उसमें सरकारी कंपनी लगा रही थी, और आज अगर उसने 30% शेयर बेच दिए, तो कल से 30 रुपया उस कंपनी में प्राइवेट कंपनियां भी लगाएगी, बाकी 70 रुपया तो सरकारी कंपनी लगाएगी। जो भी घाटा हो दोनों को एक साथ झेलना पड़ेगा, जो भी फायदा हो वो भी एक साथ लेना पड़ेगा। तो विनिवेश करने के पीछे कारण होता है सरकार पैसा लेना चाहती है, जिससे सामाजिक योजनाओं पे खर्च किया जा सके। दूसरा एक ये भी होता है कि अगर वो थोड़ा भी प्राइवेट के हाथों में जाएगी, तो इसमें क्या होता है, उस कंपनी में एक टेंशन होती है, क्योंकि फिर उसके शेयर की वैल्यू बढ़ती है, घटती है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है प्राइवेटाइजेशन होने पर। तो इस कारण से भी विनिवेश करती है। लेकिन विनिवेश में एक समस्या ये है कि सरकार ने 2018-19 की मैं बता रहा हूं, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने तय किया था कि 80,000 करोड़ रुपए हम विनिवेश करेंगे, यानी कि विनिवेश से प्राप्त करेंगे, इतना तय किया था। लेकिन हो कितना पाया? सिर्फ 48,000 करोड़, यानी कि जो टारगेट था वो पूरा हुआ नहीं। और अगले साल के लिए सरकार ने 90,000 करोड़ 2020-21 के लिए तय किया है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर के लिए, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर की, तो 90,000 करोड़ तय किया। आप देखते हैं सरकार इसको कितना ले पाती है। लेकिन इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि 80,000 करोड़ तय किया, हर साल बजट में होता है, तय करती है, लेकिन मिला इतना ही, यानी कि इसमें साफ दिखता है कि विनिवेश की प्रक्रिया काफी धीमी है। तो आशा करता हूँ ये विनिवेश वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। विनिवेश किया क्यों जाता है? बस सरकार को धन चाहिए होता, उस धन को सामाजिक योजनाओं में लगाती है, और इसके माध्यम से सरकार को पैसा मिल जाता है, और जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उन कंपनियों की बढ़ जाती है। लेकिन वास्तविकता है कि विनिवेश फिलहाल के लिए तो सही नहीं है। जैसे कि HPCL का हुआ घोषणा हुई है, इसके अलावा जैसे कि LIC है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का विनिवेश हो रहे हैं। खैर, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है देश में असमान आय वितरण की चुनौती। ये मैं आपको बता चुका था, और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक बात करी थी 77% वाला और एक 23% वाला। ओके, कि भारत में 77% धन तो 1% लोगों के पास में, और 23% धन बाकी के 99% लोगों के पास में। तो यही चीज दिखाती है भारत में कितनी सारी आय में असमानता है। वहां पर मैं प्रति व्यक्ति आय को लेकर सब डिटेल में चर्चा कर चुका था, यहाँ पर इतनी मैं चर्चा नहीं करूंगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम जान चुके थे कि देश की जो है मात्र 2041 डॉलर ही है प्रति व्यक्ति सालाना। अगर किसी का डाउट हो कि 2041 डॉलर कितना, तो डॉलर से मतलब कुछ नहीं करना आपको, $1 बराबर कितना होता है, वर्तमान में लगभग शायद 75 के आसपास चल रहा है। तो 2041 का 75 से गुणा कर दीजिए,
जो भी रेट निकलेगी वो भारत की प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी सालाना। अब अगर कुछ और बात हम यहाँ पर देखें तो देश की लगभग आधी आबादी यानी कि 67 करोड़ की आय में मात्र 1% ही वृद्धि हुई है। यानी कि 67 करोड़ तो ऐसे लोग हैं जिनकी जो आय है, इनकम, वो कितनी बढ़ी, सिर्फ 1% ही बढ़ी है, जो कि निर्धन यानी कि गरीबी का हिस्सा बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, देश की सबसे गरीब आबादी 3.7 करोड़ की आय में तो कोई वृद्धि ही नहीं हुई है। यानी कि इतने लोग हैं जिनकी आय जस की तस है, और जो 67 करोड़ है उनकी जो आय है वो सिर्फ 1% बढ़ी है। यानी कि अगर वो कल को 1,000 रुपया कमाते होंगे, है ना, तो 10 रुपए ज्यादा बढ़े हैं सिर्फ इतने से। या अगर हम कह लें कि अगर वो 10,000 कमाते थे तो 100 रुपए ही ज्यादा उनके बढ़े, बाकी किसी के कुछ नहीं बढ़े हैं। और वर्तमान की जो स्थिति चल रही है उसको लेकर तो ये है कि जो आय वितरण है या असमानता वो और भी ज्यादा होने वाला है। तो आय वितरण की असमानता किसी भी परिस्थिति काल में काफी ज्यादा निर्भर करती है। तो आय समान का जो वितरण है, ओके, आय का असमान वितरण, ये आपको समझ में आ गया होगा और पिछले वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर चुके थे। इसके अलावा जितने भी बाकी के टॉपिक रहेंगे वो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसका कारण ये कि बाकी के जो टॉपिक है वो मुझे समझाने रहेंगे डिटेल में, और अगर ये वीडियो लेक्चर करेंगे तो काफी लंबा चला जाएगा। तो बाकी के नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक बच रहे हैं यानी कि और भी चुनौतियों को लेकर, उसको हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 3 के रूप में। और आशा करता हूँ इससे पहले ये आपको सारे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताने को रहेगी, इसलिए हमारा जो वीडियो लेक्चर वो काफी लंबा चला जाएगा। सो साथियों, आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। एंड अदर देन कीप वॉचिंग एंड क्वालिटी मीन्स पीस। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।